Hello students, I am your educator Alishba and welcome back to my channel Biology Classes by Alishba। तो आज हम जो अपलोड करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 2 अपलोड करने वाले हैं। उसका हमारा पार्ट 2 कल मैंने आपको बोला था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो सेकंड पार्ट है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती और थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हम लोगों को लगती उसको पढ़ते टाइम। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमारा आगे वाला पार्ट बचा हुआ है प्लांट हार्मोन्स एंड इट्स मूवमेंट्स, और साथ ही साथ हम लोग एनिमल के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, मीन्स हम लोगों के अंदर ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो आज ही हमारा जो चैप्टर 2 है बायोलॉजी का क्लास 10th का NCERT का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो के एंड तक आप लोग इस चैप्टर को इतने अच्छे समझ पाएंगे कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी मॉडिफाई करके बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ, और एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके 10th के नोन स्टूडेंट्स हैं, या आपके कज़न हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी को ये वीडियोज़ फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्लांट हार्मोन्स एंड इट्स मूवमेंट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये हम आगे से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जितना भी हमने पार्ट पढ़ा था, हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम के ही पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर हमारा एक पार्ट आता है प्लांट हार्मोन्स एंड मूवमेंट्स। तो हार्मोन्स की हम कल बात कर रहे थे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, 2 टाइप्स की बॉडी के अंदर ग्लैंड पाई जाती हैं। तो एक्सोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उससे रिलीज होते हैं हमारे एंजाइम्स, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन्स। ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये एक्चुअली ऐसे केमिकल्स होते हैं, या बॉडी के ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ये काम क्या करते हैं हार्मोन्स? ये हेल्प करते हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कैरी करने का ये काम करते हैं। मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने का ये काम करते हैं, उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं, ये कोई भी प्रोटीन है, कोई भी मिनरल है, या फिर कोई भी हार्मोन है, या कोई भी एंजाइम हो सकता है। जितने भी हमारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी हमारे चीज़ों को कैरी, मतलब चीज़ों इन द सेंस हमारे जो मैसेजेस हैं उनको कैरी करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स के अंदर। और हार्मोन्स के थ्रू, हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं मैसेजेस को, एक प्लेस से दूसरे जगह पर लेकर जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड होते हैं और ब्लड के अंदर घुले हुए होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सेम जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये उनके बॉडी के अंदर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट और मूवमेंट्स होते हैं हमारे, ऐसे मूवमेंट जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे ग्रोथ से, मतलब जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है। आप देखते हैं ना, अपवर्ड हमारा जो प्लांट होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ करने के लिए भी हमारा एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई का एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, इन इंग्लिश हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। मतलब छुई मुई वाला जो पेड़ होता है वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट हमें शो करता है। मतलब जब हमने स्टिमुलाई के बेस पर रिस्पॉन्स पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो स्टिमुलाई होते हैं उनके बेसिस पर हम लोग मूवमेंट करते हैं, एक होता है लोकोमोशन और एक होता है मूवमेंट। तो हम जो मूवमेंट करते हैं वो हम लोग किसके बेसिस पर मूवमेंट करते हैं? हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो स्टिमुलाई के बेसिस पर मूवमेंट करते हैं। तो वो जो हमारा टच मी नॉट प्लांट होता है या फिर हमारा छुई मुई का जो पेड़ होता है, जब हम उसको टच करते हैं एकदम से उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ओपन हो जाती हैं। इट मीन्स वो शो कर रहा है कि हमने उसको टच किया, टच करने के बाद वो अपने आप ही क्लोज हो गया। ऐसा जो उसका नेचर है वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहलाता है, यानी कि टच वाला नेचर उसका कहलाता है। उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उसका टच के रिस्पॉन्स में है, इसलिए उसको थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे मूवमेंट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स वो होते हैं। तो अभी फिलहाल एक मूवमेंट के बारे में बात हुई थी तो मैंने वही एक्सप्लेन आपको किया है।
ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो होते हैं प्लांट के अंदर, ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं। ये मूवमेंट क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स मैंने आपका एक एग्जांपल लिया था कि सपोज ये कोई फ्लावर है ना, और इस फ्लावर को अब ग्रोथ करनी है, और ये क्या है कि हमने जो पॉट रखा हुआ है वो किसके पास रखा हुआ है पॉट, वो हमने एक विंडो के पास रखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी पूरी वॉल है। अब ये जो हमारा प्लांट है, ये पूरा जो प्लांट किधर की तरफ ग्रो करेगा, जैसे अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो लीव्स निकलेंगी हमारी इधर की तरफ को करेंगी, जहाँ पर हमारी जो खिड़की है, खिड़की के पास वाला जो एरिया है ये उधर से ज़्यादा ग्रो करेगा। आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो आप अब नोटिस करिएगा कि अपना जो प्लांट है आपके पास, अगर आपके घर में कोई प्लांट होगा तो उसको एक ऐसे एरिया में रखिए जिसमें वो आधा पार्ट शेडी एरिया में आए और आधा पार्ट ऐसे एरिया में आए जहाँ पर वो किसके कॉन्टैक्ट में हो, सनलाइट के कॉन्टैक्ट में, या फिर सिर्फ सन की रेज नहीं, सिर्फ सनलाइट के ही कॉन्टैक्ट में होगा। तब भी वो जो ग्रो आपको शो करेगा, जो उसकी ग्रोथ होगी वो किसकी तरफ होगी, वो सनलाइट के टुवर्ड्स होगी, वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ होगी। तो स्टिमुलस की तरफ को वो ग्रोथ करेगा, वो शो करेगा कि स्टिमुलस की तरफ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पर मतलब हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। ऐसी ग्रोथ प्लांट के अंदर पाई जाती है। सनफ्लावर का एग्जाम्पल अगर हम ले तो सनफ्लावर का नाम ही इस वजह से उसका रखा गया है, एक तो उसकी बनावट येलो कलर की होती है, दूसरा वो जब ग्रो करता है, जब वो खिलता है फ्लावर, तो सन की तरफ उसका फेस होता है, और जैसे ही शाम हो जाती है, जैसे ही सूरज ढल जाता है, वो अपने आप मतलब जो मुरझा जाता है वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे अनदर फ्लावर होता है, वो एकदम ग्रो करता है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में फ्लावर सारे खिलते हैं और शाम में जो इवनिंग हो जाती है सो जाते हैं ट्रीज। बोलते हैं ना पेरेंट्स की ट्रीज सो गए हैं, इनको नहीं छेड़ो। तो और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कब होता है, जब सनलाइट होती है। इट मीन्स जब उनको स्टिमुलाई मिला, जब उनको क्या मिला, स्टिमुलाई के बेसिस पर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट किया, उसी की डायरेक्शन में उन्होंने अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये जो हार्मोन्स है ये हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ें करने में। कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि वन वर्ड वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछ लिए जाते हैं, या फिर शॉर्ट नोट में आपको ये दे दिया जाता है, और जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये दिया जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन आपके कौन कौन से हैं। ऑक्सिन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला आपका ऑक्सिन है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है प्लांट की टिश्यूज़। हम पढ़ते हैं ना, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी सेल्स होते हैं, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़। अब ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। आप लोग याद करिए, आपने कभी 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा। फ्लोएम और जाइलम 2 टाइप के टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं की ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं हमारे ऑक्सिन। ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है, जो हमारा प्लांट होता है, यानी हमारा जो ट्री होगा उसकी सबसे ऊपर वाली जो ग्रोथ होती है, उस ऊपर वाली ग्रोथ कराने में ये हमारे बेसिकली ऑक्सिन हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे साइटोकाइनिन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेल डिवीज़न, सेल का टूटना। अब ये जो सेल डिवीज़न होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड हो जाएगा और हमारा सेल खराब हो गया। इसका मतलब ये होता है कि बायो के अंदर सेल डिवीज़न का मतलब ये है, अगर एक सेल है वो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि उसने न्यू 2 सेल्स बनाई, न्यू डॉटर सेल्स का जन्म किया, या फिर 2 नई डॉटर सेल उससे बनी। इट मीन्स वो अपनी सेल्स बढ़ा रहा है। क्या होगा अगर प्लांट कहीं से टूट गया, या प्लांट को ग्रो भी करना है, उसको अपनी बॉडी बढ़ानी है, तो उसको सेल डिवीज़न करना ही होगा। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर सेल नहीं बनेंगे तो टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, टिश्यूज़ नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बना तो हमारा ट्री कैसे बन जाएगा, हमारा प्लांट कैसे ग्रोथ कर जाएगा। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को, जिसकी मदद से प्लांट ग्रोथ कर पाता है और डिले हो पाती है इसकी सेल्स की एजिंग। जैसे हमारे अंदर एजिंग होती है कि हमारी एक एबिलिटी होगी कि इतनी ही एज तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ही सेल्स की भी एज होती है। उनकी जब एजिंग हो जाती है, मतलब एक टाइम आता है कि वो अपने आप से डिग्रेड हो जाएंगे, या फिर वो सेल डिवीज़न करते हैं जिससे कि नई सेल्स बन जाती हैं। नई सेल्स बार बार बनती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बॉडी फंक्शन करती है। तो सेल एजिंग हो जाएगी, सेल जब बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत हज़ारों वर्षों सालों तक रहते हैं, लेकिन इनके अंदर डिवीज़न हमेशा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्री है, जो हमारा प्लांट है,
वो ग्रोथ करता है। नेक्स्ट अगर हम जिब्रेलिन्स की बात करें तो ये ऐसा होता है जो कि हेल्प करता है स्टेम्स को बढ़ाने में। स्टेम इसकी वजह से ग्रोथ करती हैं और इनिशिएट करता है ये सीड के जर्मिनेशन को। मतलब जो सीड है, सपोज ये कोई सीड है, सीड से जब जो प्लांट बनेगा, जर्मिनेट होगा, नया प्लांट जो बनेगा, उसको ये इनिशिएट करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको स्टार्ट करता है और प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। मतलब अब इससे जो प्लांट बना है उस प्लांट के अंदर अब जो फ्लावर आना चाहिए उसको भी ये प्रमोट करता है। सेल डिवीज़न और ग्रोथ के बाद क्या होगा, मतलब सेल डिवीज़न होगा हमारा और सीड ग्रोथ होगी, जिसके बाद क्या होता है हमारा जर्मिनेशन होता है। सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी हेल्प, ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है हमारा ऑक्सिन। जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहा है। जिब्रेलिन, अब क्या होगा, प्लांट ने ग्रो कर दिया, मैच्योर हो गया प्लांट, उससे सीड निकलेगा। सीड के अंदर अब जर्मिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से नए नई स्पीसीज़ हमें मिले, नए नए प्लांट्स हमें मिलेंगे, नए नए प्लांट्स मिलेंगे, तभी तो अच्छे से एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो हमारे जो जिब्रेलिन होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। और जर्मिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जो हमारा सीड है उस सीड से जो अब रूट और स्टेम निकलेगी। मतलब सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा है सीड, इसके ऊपर वाले पोर्शन से हमारा क्या निकलेगा, इससे निकलेगा हमारा स्टेम, और नीचे वाले पोर्शन से हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है हमारा रूट। इन दोनों के निकलने को ही हम लोग जर्मिनेशन कह रहे हैं, जर्मिनेट हो रहा है। जैसे हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, पानी के अंदर अगर आप मटर को, या फिर पानी के अंदर जो ग्रीन मतलब कोई भी दाल होती है या फिर कोई भी मटर वगैरह होती है, छोले होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप उसको अगर भिगो के रख देते हैं 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए, तो स्प्राउट्स निकल के आते हैं ना, वो स्प्राउट्स ही जर्मिनेशन है। तो ये जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं हमारे जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनिशिएट नहीं कर रहे, इनहिबिट करते हैं लीव्स के विल्टिंग होने को, उनके सूखने वूखने को ये इनहिबिट करते हैं। और जो बड्स होती हैं, हमारी सीड्स होती हैं, उनकी डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, उनको अच्छी तरह से ग्रो कराने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका इथाइलिन जो होता है एक गैसियस हार्मोन है, जो कि हेल्प करता है फ्रूट्स को पकने के लिए। अब फ्रूट आ गया है आपका, इन्होंने प्रमोट कर दिया बड्स को, सीड्स को, इनकी वजह से जो बड्स हैं यानी जो कलियाँ हैं, फ्लावर की कली हो या फिर सीड्स से पहले जो बड्स आती हैं, जैसे कोई प्लांट है उस पर छोटी सी कली निकल आई, उसको ही बड्स हम लोग बोल रहे हैं। तो बड्स और सीड्स को ग्रोथ तो हमारा एब्सिसिक एसिड ने करा दिया। अब उसके बाद जो इथाइलिन है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जिसका यूज़ किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं वहाँ पर जैसे कच्चे फ्रूट्स भी लेकर आ जाते हैं, तो इस इथाइलिन के ही यूज़ से उन फ्रूट्स को पकाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे मैंने अभी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आपसे बोला था कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। एक हमने थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट अभी पढ़ा था, जो कि रिस्पॉन्स होता है टच के बेसिस पे। उसी तरह से हमारे कुछ और मूवमेंट्स हैं, जैसे कि फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। हम फोटोट्रॉफिक मूवमेंट देख सकते हैं कि लाइट पर जो डिपेंड करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, ग्रेविटी पर भी हमारे डिपेंड करते हैं कि जो हमारी वो होती है रूट होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। वो हमारा होगा जियोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, अगर केमिकल पर कोई भी चीज़ डिपेंड कर रही है उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट जब वाटर के बेसिस पर उसका मूवमेंट होता है। अगर कोई भी एक प्लांट है और यहाँ पर कोई पानी नहीं है और यहाँ पर क्या है, हमारी कोई नदी बह रही है, तो अगर हम इस प्लांट को या इस ट्री को खोद के देखेंगे, इसको गड्ढा करके देखेंगे कि इसके जो हमारे रूट्स हैं वो किधर की तरफ है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इसके रूट्स हैं वो ज़्यादा रिवर की तरफ होंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी का रिस्पॉन्स ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर आपको पानी ज़्यादा पाया जा रहा है और प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है पानी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये मूव इधर की तरफ कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉफिक अभी हमने पढ़ा, टच डिपेंडेंट। तो जियोट्रॉफिक की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे जब कोई मूवमेंट लगता है तो उसको हम जियोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। टूवर्ड्स ग्रेविटी हो, अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी होगा तो उसको पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म बोलेंगे। जैसे कि आपका, हम अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है ये। मतलब क्योंकि ज़मीन हमारी कहाँ है, जो हमारा मूवमेंट लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है हमारी रूट, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिक हो गया। लेकिन जो हमारी लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं, तो ये हमारा नेगेटिव जियोट्रॉफिक होगा। ये जियोट्रॉफिक के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमारे फोटोट्रॉफिक के लिए पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोई डायग्राम दे दिया और बताओ कि ये कौन सा वाला पॉजिटिव है और कौन सा वाला नेगेटिव है, कि इसमें से फोटोट्रॉफिक नेगेटिव कौन सा वाला पार्ट होगा और
फोटोट्रॉफिक वाला, नेगेटिव वाला कौन सा पार्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। यहाँ पर क्योंकि जियोट्रॉफिक का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है और रूट्स हमारी ज़मीन के अंदर हैं और ज़मीन के नीचे ही हमारा मतलब वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ऊपर की तरफ अगर ये जा रही हैं तो ग्रेविटेशन की तरफ तो नहीं जा रही ना, ऊपर जा रही हैं एनवायरनमेंट में, मतलब हमारे आसमान की तरफ। और आसमान की तरफ क्या होगा कि सनलाइट आएगी, तो हम इनको फोटोट्रॉफिक ज़रूर बोल सकते हैं। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट के लिए ये पॉजिटिव है, लेकिन जियोट्रॉफिक के लिए नेगेटिव है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फोटोट्रॉफिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्स जो प्लांट के पार्ट्स रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के टूवर्ड्स, लाइट की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोट्रॉफिज्म। टूवर्ड्स लाइट हो रही है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो टूवर्ड्स लाइट हो रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। अगर लाइट से दूसरी तरफ हो रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। जैसे कि इसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा था, किसके बेस पर, जियोट्रॉफिक के बेस पर। अब यहीं पर अगर हम इसी डायग्राम को ले लेते हैं तो हमारे यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव बदल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं फोटोट्रॉफिक की, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे बदल जाएंगे। यहाँ पर फोटोट्रॉफिज्म आपको दिखाया हुआ है कि जो प्लांट है, जो ट्री है, वो सनलाइट की तरफ ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि जो रूट है वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म की। जो मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट्स का वाटर मॉइस्चर के लिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर कोई प्लांट है उसके बराबर में अगर पानी है तो उसकी जो रूट होगी वो प्लांट की रूट उसकी तरफ ज़्यादा ग्रो करेगी जहाँ पर पानी पाया जा रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म बोलेंगे। अगर रूट नहीं कर रही है, मतलब कोई पार्ट जो प्लांट का ऐसा है जो उसकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। मतलब हमारी जो लीव्स हैं वो तो नहीं कर रही ना पानी की तरफ मूवमेंट, तो वो कहलाएंगे हमारी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, और जो हमारी रूट है वो कहलाएंगे हमारी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। ओके, कीमोट्रॉफिज्म की अगर हम बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है, मूवमेंट जो होगा किसी भी प्लांट पार्ट का केमिकल स्टिमुलाई के बेस पर होगा, तो उसको बोला जाएगा कीमोट्रॉफिज्म। अब यहाँ मूवमेंट जो हो रहा है वो केमिकल के बेस पर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म। अगर उससे अलग हो रहा है, उससे दूसरा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कीमोट्रॉफिज्म। अब जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है। जो पोलन ग्रेन होता है वो ओव्यूल के अंदर जाता है पोलन ट्यूब बनाने के बाद। ये जो पोलन ट्यूब बन रही है ये भी हमारा एक क्या है, केमिकल ऑटोट्रॉफिज्म है, मतलब हम कह सकते हैं कीमोट्रॉफिज्म है, जिसकी वजह से ही पोलन ग्रेन हमारा ओव्यूल के पास पहुंच पाता है और उसका फ्यूजन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थिग्मोट्रॉफिज्म की। तो ये सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल हमारा, एक तो छुई के पेड़ वाला था ही, और एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जब हमारे घर पे हम लोग वो लगाते हैं ना, मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट को जहाँ पे भी आप अटैचमेंट दे देते हो वो वहीं से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी बहुत सारी हमारी बेल वाले प्लांट होते हैं, बेल होती हैं बहुत सारी, जिनको आप जहाँ से भी सहारा दे दो वो वहीं से ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब वो टच का रिस्पॉन्स लेके और ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है। दैट इज़ योर थिग्मोट्रॉफिज्म मूवमेंट। तो थिग्मोट्रॉफिज्म मूवमेंट ऐसा वाला मूवमेंट होता है जो टच के बेसिस पर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं, जहाँ से भी उनको अटैचमेंट मिल जाए वो वहीं से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। लाइक आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनको एक अटैचमेंट मिल गई है जिसके बेसिस पर ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, मतलब कि हमारे हार्मोन के सिस्टम के बारे में। प्लांट्स के हार्मोन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, अब बात करेंगे ह्यूमन के हार्मोन सिस्टम के बारे में कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, मोस्ट कॉमन यहाँ पर हार्मोन्स ले गए हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा स्टैंडर्ड पर जाते हैं तो आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए मिलेगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लोकेशन, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स उसमें एडिशनल आ जाते हैं। तो फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th या फिर उसके एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नोट्स लिए गए हैं उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम, अभी पहले मैं एंडोक्राइन सिस्टम को बिल्कुल ब्रीफ करने से पहले आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में दोबारा से डिफरेंस याद दिलाना चाहूँगी। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज अबाउट हॉर्मोन्स, मेन डिफरेंस यही है हमारा। और जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है इट इज़ अबाउट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे यूज़ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और जो हमारे हॉर्मोन्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में।
और ये हेल्प करता है हमें किस चीज़ में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराने में। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कंट्रोल हो रहा है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, उनको सही ढंग से कोऑर्डिनेट कराने में ये एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे कि जो भी मैसेज रिलीज़ होगा, हमने पढ़ा था कि केमिकल इम्पल्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कल कि ये हमारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं। तो एक न्यूरॉन के अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलेगी, ठीक है। अब इस न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चली गई, लेकिन इस न्यूरॉन के पास भी तो मैसेज जाना है अब, लेकिन बीच में ये वाला गैप है, तो यहाँ पर हमारी केमिकल इम्पल्स भी तो चलती हैं। ये जो केमिकल इम्पल्सिस हैं, एक्चुअली में जो हमारे हॉर्मोन्स हैं यही रिलीज होते हैं, यही वो केमिकल इम्पल्सिस क्रिएट करते हैं, मतलब यही एक्चुअली में वो मैसेज को लेकर जाते हैं दूसरे वाले न्यूरॉन सेल के पास, जिससे कि इनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो हॉर्मोन्स का देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो फिर मैसेजेस हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएंगे। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कुछ इस टाइप के हमारे हॉर्मोन्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैसेजेस को कैरी करने में। अगर एकदम से कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भागना है, तब हमारे फ्लाइट टू फाइट रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से हम लोग दौड़ पाते हैं। हमें कैसे, हमारी बॉडी को कैसे पता कि हमारी बॉडी के अंदर कितने हार्मोन रिलीज होने चाहिए जिसकी हेल्प से हमारी ग्रोथ होगी, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में कितना फिल्ट्रेशन होना चाहिए, हमें कितनी सांस लेनी चाहिए, या फिर हमारी बॉडी में कितना डाइजेशन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मैसेज जो लेकर जा रही हैं वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेकर जा रही हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं डिस्चार्ज करती हैं डक्ट्स में। मतलब एक और यहाँ पर हमारा एक डिफरेंस होता है कि इनके अंदर डक्ट्स पाए जाते हैं और ये डक्ट लेस होती हैं। मतलब कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, इनको जाने के लिए पहले रास्ते होंगे, अलग अलग पाइपलाइन बेसिकली होंगी, जैसे पानी घर की पाइपलाइन होती है ना, ऐसी पाइपलाइन होंगी, जिनकी वजह से अलग अलग डक्ट्स की हेल्प से, ठीक है, ये कहीं और मतलब ब्लड के अंदर पहुंचाएंगी। पहले डक्ट्स में से गुजरना होगा तब ये पहुंचाएंगी, लेकिन जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुली हुई होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारे ब्लड में घुली हुई होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो फंक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो एक डिफरेंस हमारा ये भी है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं और ये डक्ट लेस होती हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुली हुई होती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम लोग ऊपर से लेके नीचे की तरफ बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। सॉरी, ग्लैश लिख दिया है मैंने, ओके। इसको हम लोग पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सभी नाम इसी इकलौती ग्लैंड के हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके काम भी बहुत सारे होंगे। ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली में हमारी पाई कहाँ जा रही है, ये हमारा ब्रेन है, कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, और ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ पाई जा रही है। मतलब ब्रेन से जो भी हमारा मैसेज रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस में से गुजर के हमारी जो ग्लैंड है वो कौन सी लटकी हुई है, वो हमारी लटकी हुई है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस इकलौती पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग 30 हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, और ये हॉर्मोन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी बॉडी को कैसे चलना है, हमें क्या काम करना है, वो सभी रेगुलेट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पी साइज्ड होती है और ये कहाँ होती है, बेस में होती है हमारे ब्रेन के। मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जितने भी सीक्रेशन होते हैं, बाकी जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी, उन सभी को ये मास्टर करती है, मतलब उन सभी को कंट्रोल कर रही है, उन सभी के फंक्शन को ढंग से देख रही है, जिस वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको GH बोलते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा ड्वार्फिज्म या फिर गाइगेनेटिज्म होता है। अब ये ड्वार्फिज्म और गाइगेनेटिज्म क्या होता है, आपने खली का एग्जाम्पल लिया है, खली की जो आपने हाइट देखी होगी वो कितना ज़्यादा लंबा है। ऐसे ही जो आजकल बहुत सारे ऐसे ड्वार्फ पीपल आ गए हैं जो आजकल बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह बना के डालते हैं यूट्यूब पे, या फिर सोशल मीडिया पे वो लोग वीडियोस डालते हैं, फ़नी वीडियोस डालते हैं, और बहुत सारी मूवीज़ में भी ऐसे कैरेक्टर्स को रखा जाता है जिनकी हाइट नेचुरली छोटी रह गई है। ये जो हमारी हाइट होती है ये डिपेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अगर ये जो हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है तो उससे कॉज होती है हमारी गाइगेनेटिज्म, बड़ा कुछ होना, मतलब गीगाबाइट पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसे वहीं से लिया गया है गाइगेनेटिज्म, बड़ा होना बहुत ज़्यादा। तो खली के अंदर जो पाया जाता है ना वो गाइगेनेटिज्म है, ठीक है। और
ड्वार्फिज्म कब होता है कि ये नॉर्मल अमाउंट से कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, डिस्टर्ब हो गई है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा खाना पाना ठीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो कॉज करता है ड्वार्फिज्म। और एक्रोमेगैली होता है एडल्ट्स के अंदर, ये तो चिल्ड्रन के अंदर ही हो जाता है। ड्वार्फिज्म और गाइगनेटिज्म की तभी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गई या फिर कम रह गई। और एक्रोमेगैली क्या होता है कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना, पैर वैर कुछ होते हैं ना उनकी अलग ही वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये पाया जाता है एडल्ट्स के अंदर जब पिट्यूटरी प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज होती है, या पिट्यूटरी से होने वाले जो हॉर्मोन्स है हमारे, मतलब बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता है, तब ये एक्रोमेगैली करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाला जो एक्रोमेगैली है किस में पाया जाता है, तो ये एडल्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट गले की हम बात करते हैं, तो जो हमारे वॉइस बॉक्स है उसके ही पास हमारी 2 थायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इनके अंदर एक्चुअली 2 और ग्लैंड पाई जाती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, जो कि 4 होंगी हमारी ऐसे ऐसे इसके अंदर, ये होती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या काम करती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है या फिर जितना भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं और कैल्शियम का बेसिकली जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करती हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। समहाउ इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिकली जो भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, मिनरल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोरस है, उनको प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन में और जो एक्स्ट्रा है उसको रिलीज कराने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी का जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसे ही हम गॉइटर डिजीज़ कहते हैं, वो होता है थायराइड की वजह से। और इसमें से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरॉक्सिन, जो कि बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होगी। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है, या तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब हमारी रिएक्शन जो हो रही है तो कोई प्रोडक्ट हमें बाई प्रोडक्ट मिल रहा है बन के जुड़कर कुछ चीज़ें और एक बाई प्रोडक्ट बना रही है, या फिर कोई बाई प्रोडक्ट है उससे हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। मेटाबॉलिक में क्या है, अब हमारी एनर्जी बन रही है, एनर्जी बनने की वजह से कोई नया मॉलिक्यूल बना है, दैट वुड बी योर एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, और लाखों हजारों हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन में पता नहीं मिलियंस रिएक्शंस चलती रहती हैं, ये जो मिलियन रिएक्शन होती हैं ये सभी हमारी थायराइड ग्लैंड देखती है। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मतलब जितनी भी हमारी हार्मोन्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। देखिए पैराथायराइड भी आप याद रखिएगा कि थायराइड और पैराथायराइड दोनों क्योंकि एक साथ पाए जाते हैं तो समहाउ इनका रिएक्शन, इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। और साथ ही हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम वगैरह उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प कर रही हैं। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तभी हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी वगैरह अगर हो रही है, थायरॉक्सिन जो होता है, जब थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो ये गॉइटर डिजीज़ हमारी बॉडी में कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। ये जो आयोडीन है ये सिंथेसाइज करने के लिए, जो थायरॉक्सिन है ना उसको सिंथेसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो हम घर में नमक खाते हैं NaCl और जो लैब में होता है NaCl, उसमें भी यही डिफरेंस होता है कि जो लैब वाला NaCl होता है उसके अंदर आयोडीन नहीं पाया जाता, वो विदाउट आयोडीन होता है, इसलिए हम लैब वाला जो NaCl है उसको एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते अपने फूड में। नमक के अंदर आयोडीन इसी वजह से मिलाया जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन को बनाने के लिए, थायराइड से निकलने वाला जो हमारा हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसको बनाने के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से नमक के अंदर आयोडीन होता है और हमें आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। अगर हम नहीं खाते हैं तो गला फूल जाएगा, गॉइटर डिजीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज की। ये पैनक्रियाज आपने डाइजेशन में भी पढ़ा था, अब आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ने तो बोला था कि डाइजेशन में एंजाइम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे हार्मोन्स हैं। तो यही हमारी एक स्पेशल चीज़ है इस पैनक्रियाज में। ये जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इसके अंदर हमारी ये एंडोक्राइन वाला भी काम कर रहा है और ये एक्सोक्राइन वाला भी काम कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। तो एक और हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आ गया
कि विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब या फिर विच इज़ द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, या हम किसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, किस वजह से हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पैनक्रियाज है जिसको हमने यूज़ किया था अपने डाइजेशन के टाइम पर, या डाइजेशन में जो हमारी हेल्प कर रहा था, वो हमारी हेल्प कर रहा है किसमें, जो ये नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमारे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जैसे हमारी शुगर बढ़ जाती है, आपने सुना होगा ना कि बड़े जो होते हैं, फिर किसी किसी बच्चे के अंदर भी शुगर होती है, इनबॉर्न शुगर होती है, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ कौन कौन सी होती है हमारी, एक होती है इंसिपिडस और एक होती है मेलाइटस। तो इनबॉर्न वाली होगी हमारी, और एक कैसी होगी जो ज़्यादा एज होने के बाद या फिर एडल्ट में या फिर टीन एज के बाद जो भी होती है, उसको हम लोग दूसरे टाइप की डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 हम ऐसे मान के चल रहे हैं। डायबिटीज़ 1 जो है हमारी वो इनबॉर्न वाली है, डायबिटीज़ 2 जो होती है हमारी वो बॉर्न होने के बाद होती है। बेसिकली ये जो डायबिटीज़ होती है, शुगर लेवल हमारी बॉडी का जो होता है, शुगर लेवल जब हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी को ही हम डायबिटिक बोल रहे हैं। अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से डायबिटीज़ बोलते हैं ना कि लाइलाज बीमारी है, कि वी कैन नॉट, इट कांट बी क्योर ना, इट कांट बी क्योर सो इजीली, और इंजेक्शन लगवाने होते हैं इंसुलिन के। याद करो, कुछ इंसुलिन जैसा वर्ड हम लोग इसमें सुनते हैं। क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज है इससे 2 हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो भी शुगर लेवल पाया जा रहा है उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। इंसुलिन ज़्यादा, ग्लूकोज कम, इंसुलिन कम, ग्लूकोज ज़्यादा। तो क्या होता है, कभी कभी जब पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में फंक्शन नहीं करता है, या पैनक्रियाज में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर अमाउंट में आपके उतने हॉर्मोन्स नहीं बना पा रहा है, यानी आपका इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब इंसुलिन कम है तो हमारा शुगर बढ़ेगा। शुगर बढ़ रहा है, अब क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन नहीं बन रहा है तो पैनक्रियाज में कोई खराबी है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन के बाहर से इंजेक्शन लगवाने होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्लड के अंदर, मतलब पैनक्रियाज के अंदर हमारा इंसुलिन पाया जा रहा है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड फूड के अंदर। तो इसी वजह से हम इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह की ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ बाकी जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है, उनको ब्रेक डाउन कराने में भी हेल्प करता है। जब बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पड़ जाएगा कि बहुत कम रह गया है इंसुलिन, और या पैनक्रियाज उसको बना नहीं पा रहा है, या फिर कम अमाउंट में इंसुलिन बना पा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, जो हम शुगर कहते हैं, शुगर हो गई। तो वो शुगर जब होती है जब पैनक्रियाज से प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन पाता है, इसी वजह से जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो सपोज ये हमारी क्या है, किडनी है। किडनी के ऊपर कुछ कैप की तरह पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दोनों के ऊपर पाई जाएगी, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाएगी। ये डिक्रीज करती हैं साइज, मतलब ये डिक्रीज होती हैं हमारे साइज के साथ, मतलब जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उनका जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। ये जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं ये हेल्प करती हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में, मतलब इनसे नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन 2 तरह के हमारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। क्या होता है, एक बार हम लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि सपोज आपने सामने से देखा कि कुत्ता भाग के आ रहा है और आप डर गए और आपने भागना स्टार्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और एक बार क्या हो रहा है, आपको पता चल गया कि आपके एग्जाम है और आप घबरा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ अपने आप को बचाना नहीं है। एक रिस्पॉन्स आप खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, दूसरे रिस्पॉन्स में भी आप टेंशन ले रहे हैं। बेसिकली ये स्ट्रेस वाली होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, तो ये दोनों पे ही काम कर रही है। तो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमारी यही होती हैं। एक होती है आपकी फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स वाली, कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में बात करें। ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो एकदम हमें दौड़ लगवा देते हैं और हमें बचना है, डर जाते हैं हम, जो एक्शन करते हैं वो इन्हीं की वजह से करते हैं। ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन जो होती हैं ये हेल्प करती हैं हमारे जो कामली हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि 1 वीक बाद हमारे एग्जाम है तो हम सदमे में आ गए, वो जो सदमे में आने वाला सीन होता है वो भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से होता है।
नेक्स्ट हमारी गोनेट्स होते हैं, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस जो होती हैं वो मेल्स में होती हैं, ओवरीज फीमेल में होती हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें, ये हेल्प करते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन में, या फिर हम कह सकते हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मेल के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं और फीमेल्स के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं, उनको बेसिकली यही गोनेट्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे फीमेल्स जो होती है उनकी वॉइस थोड़ी पतली होती है और मेल्स की थोड़ी भारी आवाज़ होती है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे बियर्ड नहीं होती, लेकिन मेल्स के ऊपर बियर्ड पाई जाती है, तो वो गोनेट्स की वजह से ही होती है। तो यही सब था हमारा किस चीज़ के बारे में, ह्यूमन के हार्मोन्स के बारे में और प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। बाकी ये जो हार्मोन्स है इसमें और भी एडिशनल हमारा एक और हार्मोन है पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है। यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं था क्योंकि कम क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, बट फिर भी स्टिल आई वांट टू एट दैट पॉइंट ऑल्सो। तो एक और हमारी एडिशनल ग्लैंड होती है, वो होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये भी हमारी किस में पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है। अब हमारा जो साइकिल होती है, डे साइकिल या फिर हम कह सकते हैं नाइट साइकिल, कि हम क्या होता है कि हमें जिस टाइम पर नींद आती है रोज़ाना हम उसी टाइम पर सो जा रहे हैं, या फिर हमें सपोज संडे है नेक्स्ट डे और हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम रोज़ाना कॉलेज जाते हैं और हमें आदत है 6 बजे उठने की, तो छुट्टी वाले दिन भी हमारी ऑटोमेटिकली 6 बजे ही आँख खुल जाती है। वो किसकी वजह से खुलती है, वो हमारी खुलती है पीनियल ग्लैंड की वजह से। ये जो पीनियल ग्लैंड है इससे रिलीज़ होता है हमारा मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन जो रिलीज़ होता है, ये मेलेटोनिन क्या काम करता है कि जिस टाइम पर हमारी रात होती है उस टाइम पर रिलीज़ करना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है, और जैसे ही दिन होता है इसका रिलीज़ होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँख खुल जाती है। तो जो हमारा डे रिदम है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी साइकिल है, डे साइकिल है, वो पीनियल ग्लैंड की वजह से कंप्लीट होती है। तो ये सब था आज का हमारा जो पूरा टॉपिक था, आज का पूरा हमारे प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम का सेकंड वाला जो पार्ट था वो यही था। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगती है, आपको कोई भी जो टॉपिक है उसको डिटेल में समझना है, या आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए भी मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।